हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक होता है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है, उसका प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, एप्लीकेशन, प्रिकॉशन, व्हाई पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर देन वोल्टमीटर एंड हाउ टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। सबसे पहले बात करते हैं कि पोटेंशियोमीटर क्या होता है। दोस्तों, हमने सेल्स के बारे में पढ़ा है कि सेल क्या होती है, आपकी एक डिवाइस होती है जो क्या करती है, हमको ईएमएफ प्रोवाइड करके देती है। ठीक है, जब भी हम इस सेल को किसी सर्किट से कनेक्ट करेंगे तो ये वहां पर क्या करेगी, ईएमएफ डेवलप करेगी, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करेगी, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो करता है। नाउ क्वेश्चन आता है कि अगर मुझे इसका ईएमएफ मेजर करना है तो वो कैसे करें। ईएमएफ क्या होता है? ईएमएफ मतलब कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय दिस सेल। और मैक्सिमम कब होगा, जब ये ओपन सर्किट में होगी। अब अगर मुझे इसका ईएमएफ मेजर करना है तो मुझे इस सेल को कहीं ना कहीं किसी ना किसी बैटरी, इस सेल को, इस बैटरी को किसी ना किसी डिवाइस से कनेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स से अगर मैंने इसको एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट किया तो जैसे ही मैं इसके दो टर्मिनल को वोल्ट मीटर से कनेक्ट करूंगा, यहां पर क्या होने लग जाएगा, आपका करंट फ्लो होने लग जाएगा। और करंट अगर फ्लो होने लग गया तो ये जो सेल है इसका एक्चुअल ईएमएफ हमको नहीं मिल पाएगा। बिकॉज ईएमएफ की कंडीशन ही क्या होती है कि ईएमएफ सेल का तभी होता है जब वो क्या हो, आपका ओपन सर्किट में, जब उसके अंदर से करंट क्या हो, जीरो फ्लो। तो करंट फ्लो ना हो ऐसा हमको कुछ अरेंजमेंट देखना है कि करंट फ्लो ना हो और हमारी ईएमएफ भी मेजर हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पर पोटेंशियोमीटर का। कैसे करते हैं उसको हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले। सबसे पहली चीज तो पोटेंशियोमीटर इज यूज्ड टू मेजर दी ईएमएफ ऑफ सेल और टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, या फिर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नाउ बात करते हैं इसके प्रिंसिपल पे। देखिए, इसका प्रिंसिपल बड़ा ही सिंपल सा है। प्रिंसिपल क्या होता है, व्हेन कांस्टेंट करंट इज पास थ्रू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एक यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के वायर में से अगर एक कांस्टेंट करंट पास हो रहा है, सो देन द पोटेंशियल डिफरेंस across any portion of wire is directly proportional to the length of that portion। कहना क्या चाह रहा है, इसको समझ ले ध्यान से। देखिए, यहां पर मेरे पास मान लीजिए एक वायर है, इसके अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, लेट से कितना, 1 एम्पियर का। ठीक, अब ये जो वायर है ना, इसका जो रेजिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से दे रखा है 0.01 ओम पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि 1 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0.01। 2 सेंटीमीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 2। 3 सेंटीमीटर का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय 3। अब जब ये करंट यहां से फ्लो हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, तो इसके अंदर एक वोल्टेज डेवलप होगा कि नहीं। वोल्टेज क्यों डेवलप होगा, पोटेंशियल क्यों डेवलप होगा, बिकॉज V इज इक्वल टू IR। करंट फ्लो कर रहा है, इस वायर का अपना क्या है, कुछ रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर क्या होगा, वोल्टेज जनरेट होगा। नाउ रेजिस्टेंस आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, रेजिस्टेंस आपका डिपेंडेंट है लेंथ के ऊपर। रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपका यहाँ पर लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, पोटेंशियल भी बढ़ेगा। मतलब कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कौन है, रेजिस्टेंस। तो लेंथ के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा और रेजिस्टेंस के बढ़ने से क्या होगा, पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं ना इनडायरेक्टली कि हमारा जो पोटेंशियल है वो किससे रिलेटेड है, हमारा जो पोटेंशियल है सेल का, सॉरी, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, इस वायर की लेंथ की। लेंथ जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इतने पोर्शन की पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूं तो लेट्स से इसकी वैल्यू आ रही लेट्स से 5 वोल्ट। ठीक है, अब अगर मैं इस लेंथ को बढ़ा दूं, लेट्स से मैं इतने पोर्शन की बात करूं, तो इस पूरे पोर्शन की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिकॉज लेंथ बढ़ी तो आपका पोटेंशियल भी यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज होगा। यही ये चीज कह रहा है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ अ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। इसको हम मैथमेटिकली भी करके देख लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, मैथमेटिकली भी करके देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि V इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, आपका IR। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा, IR। ठीक, R कितना है, देखो एक वायर है, वायर के लिए R कितना होता है, रो L बाय। तो यहां पर अगर हम पुट करते हैं रो L अपॉन A। ठीक, नाउ इसका जो प्रिंसिपल था उसमें क्लियरली बोला था कि हमारा करंट क्या लग रहा है आपको, कांस्टेंट। तो करंट अगर कांस्टेंट है, रो इस वायर का मटेरियल क्या है, कांस्टेंट है, और यहां पर हम एक कंडीशन ले रहे हैं कि यहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। बिकॉज टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो आपका रो भी क्या होगा, चेंज। तो हमको इस तरह से इसको मेंटेन करना है कि इसका टेम्परेचर चेंज ना हो। तो टेम्परेचर अगर चेंज नहीं होगा तो रो भी आपका क्या होगा, कांस्टेंट। एक वायर है तो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये तीनों फैक्टर जो कांस्टेंट होगा, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि V इज इक्वल टू K इंटू N। सिंपल है, K इंटू N। नाउ अब देखिए कि V जो है, K आपका क्या कांस्टेंट है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा यहाँ पर क्या होने वाला है, पोटेंशियल। इसी फंडे पे काम करता है आपका पोटेंशियोमीटर। कैसे करता है उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इसके कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन बड़ा ही सिंपल है। पोटेंशियोमीटर कुछ भी नहीं है, ये एक वायर का टुकड़ा है, ऐसा बोल लीजिए। ये आपका वुडन ब्लॉक है। इसके ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस तरह से पैरेलली वायर्स को, एक ऐसा एक लंबा सा वायर है आपके पास, लगभग इसकी लेंथ जो होती है वो 4 से 10 मीटर के बीच में होती है। तो हम इसको 1-1 मीटर के सेगमेंट में इस तरह से क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं, ताकि कम स्पेस में हमारा पूरा वायर आ जाए। और इस वायर को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। इस वायर के 2 एंड्स है, लेट कॉल दिस एंड बी। इसको हमने क्या बोला यहाँ पर, ए, इसको हमने क्या बोलते हैं, बी।
तो ये हमारा क्या हो गया, सिंपल सा पोटेंशियोमीटर। वायर यहाँ पर कौन सा यूज किया जाता है, जनरली कांस्टेंट लेंथ का वायर यूज किया जाता है, जिसकी रेजिस्टिविटी कितनी होती है, हाई रेजिस्टिविटी होती है, तो उस वायर को हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन वाले पार्ट की, कि कैसे ये ईएमएफ ऑफ सेल को मेजर करेगा, उसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। सो ईएमएफ का जो मेजरमेंट होता है उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एबी पोटेंशियोमीटर है, इसको हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया जिसका पोटेंशियल है लेट से V, और एक की यहाँ पर लगाई कि रियोस्टेट लगा है। रियोस्टेट का काम क्या होगा, यहाँ पर करंट को एडजस्ट करना, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है इसके अंदर करंट क्या फ्लो होना चाहिए, हमारा कांस्टेंट। तो इस बैटरी की वजह से यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा, इस पोटेंशियोमीटर में से आपका एक करंट फ्लो होगा, ठीक है। इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सर्किट। नाउ जिस सेल का हमको पोटेंशियल, जिस सेल का हमको ईएमएफ मेजर करना है, उसको हमने कहां कनेक्ट किया, ए पॉइंट पर उसका पॉजिटिव कनेक्ट किया, उसको एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट किया, और गैल्वेनोमीटर का जो दूसरा एंड है वहां पर हमने क्या कनेक्ट कर दी, जॉकी, ठीक है। अब हमको करना क्या है, हमको इसको अलग अलग पॉइंट पर टच करके देखना है। जिस पर्टिकुलर लेंथ के ऊपर, जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपका बैलेंस पॉइंट मिल जाए, बैलेंस पॉइंट का मतलब क्या होता है, इस गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट, ठीक है, वो कितना हो जाए, 0, उस केस को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस कंडीशन। तो जिस भी पॉइंट पर हमको यहाँ पर बैलेंस पॉइंट मिल जाए, उस लेंथ को हमको यहाँ पर क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। अब पहली चीज ये कि जब बैलेंस पॉइंट मिलेगा उस केस में क्या हो रहा होगा, ध्यान से समझिएगा। ये आपके पास लेट से कि एक ये वायर है, ये एक दो पॉइंट है, इनके बीच का अपना कुछ एक लेट से पोटेंशियल है V, ठीक है, और दो यहाँ पर वायर है, दो यहाँ पर आपके पॉइंट है, और इनके बीच का पोटेंशियल भी कितना है, V। अब अगर मैं इन दोनों को यहाँ पर कनेक्ट कर दूं तो क्या इसमें करंट फ्लो होगा, क्या इस वाले सेगमेंट से इस वाले सेगमेंट में कोई करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल क्या है आपका, सेम। तो करंट कब फ्लो नहीं होगा, करंट तब फ्लो नहीं होगा जब यहां पर आपका जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाए, इस एल लेंथ के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो किसके बराबर हो जाए, इस ईएमएफ के बराबर हो जाए। उस केस में यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा, जब ऐसा नहीं होगा मतलब कि यहां का पोटेंशियल जब इसके इक्वल नहीं होगा, तो इस सेल के अंदर से क्या होगा, कुछ करंट फ्लो होगा। और जब सेल के अंदर से करंट फ्लो होता है तब हम उसके ईएमएफ की बात नहीं करते, तब हम बात करते हैं उसके टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। तो यहां से हमको एक चीज तो समझ में आ गई कि हमारी जो कंडीशन होगी जहां पर इस गैल्वेनोमीटर में से करंट 0 होगा, उस पर्टिकुलर केस में जितना मेरा इसका ईएमएफ है, ठीक है, उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस होगा, इस एल लेंथ के अक्रॉस होगा। और अभी हमने पढ़ा है कि किसी भी वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, अभी हम लोगों ने देखा, वो किसके बराबर होता है, के एल के बराबर। तो लेट्स से कि एल लेंथ के ऊपर हमको क्या मिला है, यहाँ पर बैलेंस पॉइंट। तो बैलेंस पॉइंट के केस में अगर हम बात करें उस एल लेंथ के अक्रॉस डेवलप होने वाले पोटेंशियल की, तो वो कितना होगा, V इक्वल टू के इंटू एल, सिंपल। नाउ अगर गैल्वेनोमीटर का करंट 0 है, इफ IG इज इक्वल टू 0, तो IG 0 कब पॉसिबल है, जब इसका पोटेंशियल इसके पोटेंशियल के बराबर हो जाए। और इस सेल का पोटेंशियल क्या होगा, इसका ईएमएफ, मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होता है, इसका ईएमएफ। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया आपका V, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखोगे तो E इज इक्वल टू कितना हो गया आपका के एल, सिंपल है, बहुत बढ़िया। यहाँ पर E इज इक्वल टू कितना हो गया आपका K इंटू है, वेयर K इज कांस्टेंट। K क्या होता है, यहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर, K जो होता है आपका इस पोटेंशियोमीटर का कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू कितनी हो गई थी, I रो अपॉन में A। तो ये वैल्यू आपकी क्या है, कांस्टेंट। अगर आपको ये वैल्यू पता है ना, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। इस K को जनरली क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या होगा, देखो K की यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो K इज इक्वल टू कितना हो गया आपका V बाय एल। V बाय एल का मतलब क्या, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसको ऐसे समझो, लेट से कि मेरे पास यहाँ पर 5 मीटर का एक वायर है, 5 मीटर का क्या है, एक वायर है, या लेट से कि इसको मैं बोल देता हूँ 500 सेंटीमीटर का मेरे पास क्या एक वायर है, और मैंने इसके अक्रॉस क्या कर रखा है, 100 वोल्ट का वोल्टेज लगा रखा। वोल्टेज कितना है मेरे पास, 100 वोल्ट का। तो अगर मैं पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ निकालूं तो कितना हो जाएगा, देखो पोटेंशियल V अपॉन एल। V कितना है, देखो V आपका है यहाँ पर 100, लेंथ कितना है आपका 500, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.2 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि हर एक सेंटीमीटर वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल का ड्रॉप हो रहा है, 0.2 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। तो ये K जो होता है ना आपका, क्या होता है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। अगर हमने इसको कैलकुलेट कर लिया, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ईएमएफ बता सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल, चलो ठीक है, ये जो बैटरी है इसमें हमने क्या लगाया था, यहाँ पर लेट से 100 वोल्ट लगाया, ठीक है, और 100 वोल्ट की आपका किसके, AB के क्रॉस आ रहा है, सिंपल। AB की लेंथ कितनी है, 500, और ये 0.2 आपका इसका क्या आ रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। नाउ लेट्स से कि जब हमने इस सेल को यहाँ पर कनेक्ट किया और हमको बैलेंस पॉइंट लेट से मिला आपका क्या, 120 सेंटीमीटर के ऊपर, ठीक है। तो अब हमसे अगर किसी ने पूछा बताओ ईएमएफ कितना होगा, तो ईएमएफ इज सिंपली इज इक्वल टू के कितना है आपका भाई, 0.2, ठीक है, इनटू लेंथ कितनी पे मिला है हमको, 120 पे। तो 0.2 इंटू 120 कितना हो गया, 24।
तो बिल्कुल करेक्ट है। इस सेल का जो ईएमएफ निकल कर आया वो कितना निकल कर आया हमारे पास 24। नाउ अगर हमको ईएमएफ को कंपेयर करना है, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है, तो वहां पर तो हमको इस के की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हम डायरेक्टली बैलेंस लेंथ निकाल कर ही दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपका एक प्रैक्टिकल भी है। तो देखते हैं हम लोग इसकी सेकंड एप्लीकेशन जहां पर हम दो सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर हम कंपैरिजन देखते हैं दो सेल्स के ईएमएफ का। तो ये हमारा यहाँ पर एक प्राइमरी सर्किट है जहां पर हमने वी पोटेंशियल के साथ इस पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट किया है, और ये हमारा नीचे वाला सेकेंडरी सर्किट है। सेकेंडरी सर्किट में हम उन सेल्स को कनेक्ट करते हैं जिसका हमको ईएमएफ मेजर करना है, कंपेयर करना है। तो यहाँ पर देखिए हमने एक सेल कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ E1 है और दूसरा सेल कनेक्ट किया जिसका ईएमएफ E2 है, ठीक है, और हमको इनको कंपेयर करना है। तो देखिए करना क्या है, सिंपल सा लॉजिक है, ये वी लगा रखा है तो यहाँ पर कोई करंट आपका क्या कर रहा है, इस पोटेंशियोमीटर में से फ्लो हो रहा है, कांस्टेंट करंट यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। नाउ जब मैं इस सेल को इससे कनेक्ट करता हूं, पहली वाली सेल को मैं गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करता हूं और उसके बाद में क्या करता हूं, इस गैल्वेनोमीटर को इसके अलग अलग पॉइंट पर टच करता हूं। तो लेट्स से कि मुझे बैलेंस पॉइंट मिलता है L1 लेंथ के ऊपर, L1 लेंथ के ऊपर मुझे क्या मिला, बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट कब मिलेगा, जब यहाँ का पोटेंशियल किसके बराबर हो जाए, ईएमएफ के बराबर। इसका मतलब क्या है कि E1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, KL1, क्योंकि यहाँ का इस L1 लेंथ का पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ, ठीक है। तो E1 हमारा कितना आ गया यहाँ पर, KL1, ठीक। नाउ जब मैंने इसका बैलेंस पॉइंट अचीव कर लिया तो अब मैं क्या करूं, इसको हटाकर इसको सेकंड से कनेक्ट कर देता हूं। तो सेकंड से जब मैं कनेक्ट करूंगा, इस गैल्वेनोमीटर को अलग अलग पॉइंट पर टच करूंगा, लेट्स से कि मुझे एक L2 लेंथ के ऊपर क्या मिलता है, बैलेंस पॉइंट मिलता है। लेंथ चेंज होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ का ईएमएफ चेंज हो गया। तो ये ईएमएफ अगर चेंज हुआ है तो यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इसके बराबर होगा उसी के ऊपर तो हमको यहाँ पर बैलेंस पॉइंट मिलेगा। तो लेट्स से कि L2 के ऊपर हमको क्या मिला, बैलेंस पॉइंट मिला। तो ये कितना हो गया आपका, KL2, E2 इज इक्वल टू कितना होगा, KL2। के दोनों केसेस में सेम है बिकॉज के किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका इस पोटेंशियोमीटर के प्राइमरी सर्किट के ऊपर। नाउ हमको इसका कंपैरिजन करना था, तो कंपैरिजन करने के लिए मैं इसको डिवाइड करता हूं E1 अपॉन E2 से। देखिए E1 कितना हो गया, KL1 अपॉन E2 कितना हो गया, KL2, ठीक। K से K कैंसिल होगा, क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट कैंसिल। देयरफॉर E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू कितना आ गया आपका, L1 अपॉन L2, सिंपल। एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि पहली जो सेल को मैंने कनेक्ट किया, तो लेट्स से कि मेरा जो बैलेंस पॉइंट मिला वो कितना मिला, 120 सेंटीमीटर पे, और सेकंड को जब मैंने कनेक्ट किया तो लेट्स से कि यहाँ पर कितने पे मिला, 280 सेंटीमीटर पे। तो अगर मुझे इसको कंपेयर करना है ईएमएफ को, तो मैं क्या करूंगा, E1 बाई E2 इज इक्वल टू कितना है, L1 बाई L2। तो L1 कितना देखो 120 अपॉन L2 कितना है यहाँ पर 280, कैंसिल कर दो तो 12 बाय कितना आ गया, 28। इसको फर्दर आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 4 से अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो 4 ये आ गया आपका 3 जा, और ये कितना हो जाएगा आपका 7 जा। तो 3:7 का रेशियो है इसका E1 बाय E2 का, E1 बाय E2 का रेशियो कितना है, 3:7, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। बहुत ही आसान काम हो गया, हमको यहाँ पर ईएमएफ को एक्चुअल कैलकुलेट नहीं करना है, हमको सिर्फ लेंथ निकालना है और उसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन कर सकते हैं। कंपैरिजन की मदद से हम किसी भी सेल का ईएमएफ भी निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा E1 मेरा अननोन है और E2 की वैल्यू मुझे पता है। लेट्स से कि E2 की वैल्यू क्या है, मेरे पास ऑलरेडी नोन है, दैट इज इक्वल टू लेट्स से 2 वोल्ट, सिंपल। अब किसी ने बोला कि भाई E1 निकालो, मेरे को K भी नहीं पता, पहले वाले केस में हमको K की रिक्वायरमेंट थी ईएमएफ निकालने के लिए, बट मुझे मान लो K नहीं पता और K से मुझे कोई लेना देना भी नहीं। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इस सेल को एक नोन सेल के साथ कनेक्ट किया मैंने और कंपेयर कर लूंगा। कैसे, जब मैंने इसको कनेक्ट किया तो L1 पे मिला, जब मैंने इसको E2 को कनेक्ट किया तो L2 पे मिला। तो E1 बाय E2 का जो रेशियो है वहां से मेरा कितना निकल कर आया, लेट्स से 3/7। अब E2 की वैल्यू तो मुझे पता है ना, कितनी थी, 2, नोन वाला लगा रखा था हमने। तो E2 की वैल्यू अगर मुझे पता है तो E1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3/7 इंटू 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 6/7 क्या हो गया आपका आंसर हो गया, मतलब कि पहले वाले सेल का ईएमएफ कितना है यहाँ पर, 6/7 वोल्ट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इसके अंदर आपका एप्लीकेशन आता है जो ये कहता है कि अगर मुझे किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो वहां पर भी मैं क्या कर सकता हूं, सिंपली इस पोटेंशियोमीटर की मदद ले सकता हूं। ये सारा कुछ आपके प्रैक्टिकल वाले पार्ट के अंदर भी आने वाला है स्कूल के अंदर, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R विच इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, E अपॉन B माइनस 1। E क्या होता है यहाँ पर सेल का ईएमएफ और B क्या होता है आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हमको दो चीजें मेजर करना है पोटेंशियोमीटर की मदद से, एक तो ईएमएफ और दूसरा क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो सबसे पहले बात करते हैं ईएमएफ मेजरमेंट की। अभी तक हमने देख लिया कि ईएमएफ कैसे मेजर करना है। देखिए यहाँ पर सर्किट में क्या चेंजेस हुए, प्राइमरी सर्किट आपका एज इट इज रहेगा ऑलवेज। सेकेंडरी सर्किट में हमारे पास जिस सेल का हमको इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करना है उसको कनेक्ट किया, ठीक है। उसके साथ में हमने क्या कर रखा है, यहाँ पर देखो गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर रखा है।
साथ ही इस सेल के बिल्कुल पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस और एक की को कनेक्ट कर रखा है। क्यों कर रखा है उसको मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, ईएमएफ मेजर करना है। ईएमएफ मेजर करने के लिए कंडीशन क्या होती है कि हमारा जो सेल है उसके अंदर से कोई भी करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। तो हमने क्या कर रखा है, अभी इस की को, सेकंड वाली की को ओपन रखा है। ओपन रखा है इसका मतलब ये जो नीचे वाला सर्किट है ये मान लीजिए कि अभी यहाँ पर आपका कनेक्टेड नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इस गैल्वेनोमीटर के अलग अलग पॉइंट के ऊपर क्या करूंगा, टच करूंगा, इस जॉकी को अलग अलग पॉइंट पर टच करूंगा। लेट्स से कि L1 लेंथ के ऊपर मेरे को क्या मिल जाता है, यहाँ पर L1 लेंथ के ऊपर मुझे मिल जाता है बैलेंस पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि इस सेल का जो ईएमएफ है E वो किसके बराबर हो जाएगा, K टाइम्स ऑफ L1, वेयर K इज द कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको हम बोलते हैं। तो E इज इक्वल टू कितना हो गया आपका KL1। बात समझ में आ गई, ईएमएफ आसानी से निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, इस सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि जब भी हम किसी सेल को एक एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट करते हैं तो उस सर्किट को वो कितना पोटेंशियल डिलीवर करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर वो करने के लिए हमने क्या करा, देखिए इस सेल के साथ में एक एक्सटर्नल सर्किट को कनेक्ट किया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इस की को हम क्या करते हैं, अभी यहां पर क्लोज कर दे, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, अब ये जो पॉइंट है, ये जो दो पॉइंट्स है, इसके बीच जो पोटेंशियल आएगा वो मैक्सिमम नहीं होगा, वो क्या होगा आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये सेल्स, ये जो है आपका स्विच अगर यहाँ पर ओपन होता तो उस केस में इन दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होता है वो किसके बराबर होता है, इसके ईएमएफ के बराबर, अगर यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था। लेकिन अभी के केस में क्या होगा, देखो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, इसका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बिकॉज ये जो दो पॉइंट है ये कहां कनेक्टेड है, आपके इस एक्सटर्नल सर्किट से। अब देखो करना क्या है, अब अगेन इस गैल्वेनोमीटर को लेकर गए, अलग अलग पॉइंट पर टच किया। लेट्स से कि L2 लेंथ के ऊपर हमको क्या मिल गया, यहाँ पर बैलेंस पॉइंट, ठीक है। L2 लेंथ के ऊपर हमको क्या मिला, बैलेंस पॉइंट। बैलेंस पॉइंट का मतलब क्या है कि इस गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट कितना हो गया, 0। बात ध्यान से सुनिएगा, गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट कितना हो गया, 0, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर में से फ्लो होने वाला करंट 0 कब होगा, जब यहां का पोटेंशियल यहां के पोटेंशियल के बराबर हो जाए, ठीक है। यहां का पोटेंशियल यहां के पोटेंशियल के बराबर हो जाए। अब ये यहां का जो पोटेंशियल है ये क्या है, क्या ये ईएमएफ है या ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। देखिए जब हमने इस सेल को इस एक्सटर्नल सर्किट के साथ कनेक्ट किया है तो इस सेल में से यहां तो करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन यहां करंट नहीं जा रहा है। बात आई समझ में, सेल में से तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन जितना करंट यहां से इधर आ रहा है वो पूरा का पूरा करंट ही वापस लौट कर कहा जा रहा है सेल में, उधर जाने वाला करंट क्या हो गया, 0। इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा जो मेजरमेंट हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हो रहा है। बिकॉज सेल के अंदर से हमारा क्या हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, और सेल के अंदर से अगर करंट फ्लो कर रहा है इसका मतलब कि जो सेल है हमारी वो क्या डिलीवर कर रही है, वो डिलीवर कर रही है भी आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर आपका जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर हो गया भाई, KL2 के बराबर हो गया। आई बात समझ में, एक बार और ध्यान से सुन लो। जब हमने इसको ओपन रखा, ठीक है, तो अब करंट के फ्लो होने के लिए क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है। कौन सा रास्ता, यहां से अगर करंट आ रहा है तो ये ऐसा होकर ऐसा जाएगा। अगर करंट 0 है इसका मतलब क्या है कि इस सेल का जो ईएमएफ है, ठीक है, वो किसके बराबर हो जाएगा, KL1 के। लेट्स से कि L1 पर बैलेंस पॉइंट मिला। क्यों हमने ईएमएफ की बात करी, क्योंकि यहाँ पर एक ही बात है, अगर गैल्वेनोमीटर का करंट 0 इसका मतलब क्या है कि आपका सेल के अंदर से फ्लो होने वाला करंट भी कितना है, 0। तो यहाँ पर हमने बात कर ली ईएमएफ की। लेकिन जब हमने इस की को यहां से कनेक्ट कर दिया तो उस पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि यहां से यहां तो आपका करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन यहां कोई करंट नहीं जा रहा है। अब यहां जब करंट नहीं जाएगा इसका मतलब क्या है कि ये जो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ना इस आर के अक्रॉस, वो किसके बराबर हो गया, वो इस L2 बैलेंसिंग लेंथ के पोटेंशियल के बराबर हो गया। तो यहां पर हमने क्या लिखा, V इज इक्वल टू KL2, ठीक है। तो यहां पर देखिए R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, R E कितना है, देखो आपका E इज इक्वल टू KL1 अपॉन में KL2 माइनस 1। K से K देखो कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू सिंपली R L1 अपॉन L2 माइनस 1। देखिए बहुत आसान हुआ ना, हमको सिर्फ L1 और L2 निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस को निकालने के लिए। अब ये R क्या है, ये R हमारा यहाँ पर आपको पता होगा जब हम पोटेंशियल जब हमने रिलेशनशिप निकाला था यहाँ पर, तो उसके इसमें R क्या था आपका, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमारी सेल के साथ कनेक्ट था। तो यहाँ पर देखिए कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, R। रेजिस्टेंस बॉक्स की मदद से हमने R रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर रखा है, तो ये उसी की वैल्यू। तो हमको क्या निकालना है, सिर्फ हमको बैलेंसिंग लेंथ निकालना है दो केस में, जब स्विच को ऑफ रखा तब, जब स्विच को ऑन करा तब, और हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों हमने इसकी एप्लीकेशन यहाँ पर देखी। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कुछ प्रिकॉशंस। अगर हमने यहाँ पर प्रिकॉशंस नहीं ली तो हमारा जो रीडिंग है, हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर क्या हो सकता है, आपका गलत हो सकता है। तो कौन कौन सी प्रिकॉशंस हमको रखना है जब भी हम पोटेंशियोमीटर को डील करेंगे, उसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं।
चलिए कुछ प्रिकॉशंस की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ये हमारा यहाँ पर ओवरऑल सर्किट है। हमने देखा था कि V जो होता है, जो पोटेंशियल ड्रॉप V क्या है यहाँ पर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस लेंथ। तो V जो होता है वो कितना होता है, I रो A इंटू L। और यहाँ पर हमने एज्यूम किया था कि हमारा जो I है, हमारा जो रो है और हमारा जो एरिया है वो क्या होता है यहाँ पर कांस्टेंट। तो तभी हमने बोला था कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा डायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ओनली ऑन दी लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा। अब मान लीजिए कि अगर आपको एक करंट फ्लक्चुएट हो तो क्या ये कंडीशन वैलिड होगी, क्या नहीं होगी। तो हमारा जो रीडिंग है यहाँ पर वो क्या है, गलत। बिकॉज अगर करंट वेरी कर रहा है तो V हमारा डायरेक्टली L पे डिपेंड नहीं करेगा, वो हमारा साथ में करंट के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो अगर करंट यहाँ पर कांस्टेंट नहीं होता है तो हमारे लिए प्रॉब्लम है। अब करंट कांस्टेंट कब कब नहीं होगा उसको समझो ध्यान से। अगर मान लीजिए कि इस वायर का रेजिस्टेंस चेंज होता रहे, कैसे हो सकता है इसका रेजिस्टेंस चेंज, रेजिस्टेंस चेंज करने के लिए इसकी लेंथ एरिया का चेंज होना और रो का चेंज होना जरूरी है। तो लेंथ और एरिया तो इसका फिक्स ही है ना, तो चेंज कैसे हो सकता है। अगर मान लीजिए इसका टेम्परेचर बढ़ जाए, टेम्परेचर कैसे बढ़ेगा, जब भी इसको हम ऑन करेंगे सर्किट को तो यहां से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होने की वजह से I स्क्वायर हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा ना, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस अगर बढ़ता है इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका रो चेंज हो रहा है ना, रो भी क्या हो रहा है इसका बढ़ रहा है। तो पहली कंडीशन तो क्या कि यहाँ पर लॉन्ग टाइम तक हमको करंट को फ्लो नहीं करवाना है, क्योंकि अगर लंबे टाइम तक यहाँ पर अगर करंट फ्लो करेगा तो हमारा जो हीट है उसकी वजह से इसका रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और ओवरऑल हमारा जो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो रिलेशन निकाला था V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ये वैलिड नहीं रहेगा। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, उसके लिए करंट क्या होना चाहिए आपका, कांस्टेंट, करंट फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज, करंट की जो वैल्यू है वो भी क्या होनी चाहिए आपकी, कम। करंट की वैल्यू जितनी कम होगी उतना बेटर है। क्यों, देखिए करंट की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा यहाँ पर क्या जनरेट होगी, हीट, और जितनी ज्यादा हीट जनरेट होगी उतना यहाँ पर क्या होगा आपका रेजिस्टेंस के अंदर चेंज आएगा, मतलब कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो पहली चीज तो ये हुई, ये हमको यहाँ पर क्या करना है, प्रिकॉशन रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रिकॉशन क्या रखना है कि जो बैटरी यहाँ पर वोल्टेज सप्लाई कर रही है इसकी जो ईएमएफ है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, जिसका ईएमएफ हम मेजर कर रहे हैं उससे। ऐसा क्यों, देखिए अगर मान लीजिए कि ये ई पोटेंशियल यहां पर डिलीवर कर रही है तो इस वायर के अक्रॉस लेट्स से कि ये कितना है, 10 वोल्ट है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। तो अगर ये 10 वोल्ट का यहाँ पर डिलीवर कर रही है इसका मतलब क्या है कि एबी के अक्रॉस मैक्सिमम केस में कितना वोल्टेज आ सकता है आपका, 10 वोल्ट। लेकिन अगर मेरी जो बैटरी है उसका वोल्टेज है लेट्स से 12 वोल्ट, तो क्या इसके लिए मुझे बैलेंस पॉइंट मिलेगा कि कहीं पर भी, क्यों, क्योंकि अगर मैं मैक्सिमम लेट्स से कि यहां भी अगर मैं टच करता हूं ना तो इसका वोल्टेज तो कितना है, 10 वोल्ट, और मेरी बैटरी का कितना है, 12 वोल्ट। तो यहां पर स्टिल क्या करेगा आपका, करंट फ्लो करेगा। तो करंट कभी भी जीरो हो ही नहीं पाएगा, आपको यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन मिल ही नहीं पाएगा। तो कंडीशन क्या है कि आपका जो ई है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन कितना होना चाहिए आपका ई बार, ठीक है। ई जो है जो सप्लाई वोल्टेज है वो क्या होना चाहिए आपका, जो सेल है जिसका ईएमएफ हमको मेजर करना है उससे क्या होना चाहिए यहाँ पर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। थर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या आएगी कि हमको इस जॉकी को इसके ऊपर रब नहीं करना, बिकॉज अगर हमने इसको रब किया तो इसका जो एरिया है वो क्या हो जाएगा आपका, चेंज हो जाएगा। और एरिया अगर चेंज होता है तो ये वाला जो फैक्टर है हमारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, अगेन सेम इशू हो गया। तो इसको रब नहीं करना है, इसको बहुत जेंटली हमको प्यार से, प्यार मोहब्बत से हमको क्या करना है, इसको टच करना है इस वायर के ऊपर। नाउ एक सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है हर बार एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, बोर्ड्स के अंदर पूछा जाता है कि व्हाई पोटेंशियोमीटर इज सुपीरियर देन वोल्टमीटर। वोल्टमीटर से सुपीरियर क्यों होता है पोटेंशियोमीटर किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए या किसी भी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। इसको समझते हैं, देखो ध्यान से। मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास एक सेल है, ये इसके क्या हो गए, दो इलेक्ट्रोड, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब अगर मैं इसका ईएमएफ मेजर करने के लिए यहाँ पर कनेक्ट करूंगा किसको, एक वोल्टमीटर को, तो जब मैं यहाँ पर एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट करूंगा तो ये वोल्ट मीटर क्या करेगा, इसके सर्किट को कंप्लीट, और सर्किट कंप्लीट होने की वजह से इसके अंदर से क्या होगा, हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, फ्लो होगा। अब इस करंट के फ्लो होने की वजह से पहली चीज तो क्या होगा कि मुझे इसकी ईएमएफ नहीं मिल पाएगी एग्जैक्टली, हमेशा ईएमएफ से कम वैल्यू टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही मुझे क्या हो पाएगा, मिल पाएगा। दूसरी चीज, जब यहाँ पर करंट फ्लो होगा तो इसका जो वायर है, इस वोल्ट मीटर का अपना कुछ रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, थोड़ा बहुत पोटेंशियल का आपका क्या होगा, ड्रॉप होगा। तो पोटेंशियल अगर ड्रॉप होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारी जो रीडिंग है वो एक्चुअल से थोड़ी सी कम आएगी। लेट्स से कि किसी सेल का ईएमएफ है 1.5 वोल्ट, लेकिन जब हम उसको वोल्ट मीटर से मेजर करने जाएंगे तो हमेशा हमको इससे कम रीडिंग मिलेगी। लेट्स से रीडिंग मिल रही है 1.49 वोल्ट। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि करंट फ्लो होने की वजह से कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पर क्या हो गया, लॉस। लेकिन ये प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं आएगी पोटेंशियोमीटर में। क्यों, क्योंकि पोटेंशियोमीटर की जो पूरी की पूरी नींव रखी गई है वो इसी बात पर रखी गई कि किस पे काम करता है, नल डिफ्लेक्शन पे। मतलब कि जब हम इसके अंदर से मेजरमेंट लेंगे ईएमएफ का, उस केस में यहां से जो सेल है उसमें से करंट कितना होता है, जीरो।
ठीक है ना, सेल में से करंट कितना होता है, जीरो। गैल्वेनोमीटर में जब जीरो डिफ्लेक्शन होगा वही तो हमारी रीडिंग होगी ना, उसी से तो हम रीडिंग निकालेंगे। तो ये किस पे काम करता है, नॉन डिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या है कि जब हम इसमें से मेजरमेंट ले रहे हैं उस टाइम पर इसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। करंट फ्लो नहीं कर रहा तो हमको एक्यूरेट वैल्यू यहाँ पर क्या होने वाली, मिलने वाली। इसीलिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियोमीटर को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पोटेंशियोमीटर की सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। चलिए सेंसिटिविटी को कैसे इंक्रीज करेंगे उसको देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है कि सेंसिटिविटी क्या होता है। देखिए सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है कि कितना स्मॉल से स्मॉल पोटेंशियल को या ईएमएफ के चेंज को हमारा डिवाइस मेजर करे, कितना छोटा से छोटा ईएमएफ ये क्या कर सके, मेजर कर सके, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। नाउ सेंसिटिविटी की अगर हम बात करें एक पोटेंशियोमीटर के लिए, तो लेट्स से कि पोटेंशियोमीटर है हमारे पास, एक एग्जांपल से समझते हैं। दो वायर है, एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी लेंथ कितनी है आपकी 400 सेंटीमीटर, दूसरा पोटेंशियोमीटर है जिसकी लेंथ कितनी है आपकी 1000 सेंटीमीटर। नाउ दोनों के ऊपर मैं कितना दे रहा हूं, लेट्स से कि यहां पर मैंने क्या लगाया, 100 वोल्ट का पोटेंशियल दोनों के ऊपर अप्लाई किया। अब एक कंडीशन है कि जब मैं इसको जॉकी से टच करूंगा ना इसके वायर के ऊपर, तो लेट्स से कि आपका जो मीटर का रीडिंग है वो 1 सेंटीमीटर से कम वो मेजर नहीं कर सकता। वो कितना मेजर कर सकता है, 1 सेंटीमीटर से कम की वैल्यू को मेजर नहीं कर सकता। ठीक है, तो अगर मुझे यहां पर क्या निकालना है, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, तो कितना आएगा, देखो पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ का मतलब क्या, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये कितना आ गया आपका 100 वोल्ट डिवाइडेड बाय 400 सेंटीमीटर, कितना आया देखो, 1 2 0 से कैंसिल हुआ, 1/4 मतलब कि 0.25 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर वाले केस में हर 1 सेंटीमीटर में कितना पोटेंशियल होगा आपका, 0.25। मतलब कि मैं इससे मिनिमम अगर 1 सेंटीमीटर मेजर कर पा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है कि मैं इससे कम कितना पोटेंशियल मेजर कर सकता हूं, 0.25। अगर इससे छोटी पोटेंशियल की वैल्यू होगी, लेट्स से फॉर एग्जांपल 0.20 अगर किसी की पोटेंशियल की वैल्यू है, या लेट्स से 5.20 अगर किसी की पोटेंशियल की वैल्यू है, तो मैं इसको क्या रीड कर पाऊंगा, मैं या तो इसको 5.25 रीड कर पाऊंगा, या फिर मैं इसको क्या रीड करूंगा, सिंपली 5.00। बिकॉज ये कहां जाएगा, जैसे ये रीडिंग से आपकी, लेट्स से आपका पॉइंटर यहां पे आ रहा है, लेकिन हम तो क्या या तो इसको मेजर कर सकते हैं या इसको, तो हम क्या लिखेंगे, उसकी रीडिंग या तो ये लिखेंगे या फिर ये लिखेंगे। नाउ इस केस में बात करो, इस केस में देखिए तो पोटेंशियल कितना है आपका 100 अप्लाई किया, लेंथ कितनी है 1000 सेंटीमीटर, तो इसका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है, 0.1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर केस में 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ थी वो कितने पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही थी, 0.25 पोटेंशियल को। इस वाले में 1 सेंटीमीटर की जो लेंथ है वो किसको मेजर कर रही है, 0.1 वोल्ट को। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो ज्यादा छोटी वैल्यू को एक्यूरेटली मेजर कर पा रहा है। या आप मान लेते हैं कि हम जब लेंथ की बात करते हैं तो हम जनरली एमएम से छोटा मेजर नहीं कर पाते मीटर स्केल से। तो अगर मैं एमएम की बात करूं तो 1 सेंटीमीटर अगर 0.25 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 एमएम कितने को करेगा, 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 0.025 वोल्ट। ठीक है, और इसका जो 1 एमएम है, इस वाले केस में अगर मैं 1 एमएम लेंथ की बात करूं तो वो कितना मेजर कर सकती है, 0.01 वोल्ट। तो देखिए वैल्यू किसकी छोटी है, वैल्यू इसकी छोटी है। मतलब कि ये वाली वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी ना आपकी, ये क्या है आपका पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ये जितना छोटा होगा ना उतना बेटर, उतना सेंसिटिव आपका इंस्ट्रूमेंट होगा। मतलब कि ये 1 एमएम पे कितना 0.01 वोल्ट तक को मेजर कर सकता है, लेकिन ये कितना करेगा, 0.025 वोल्ट को मेजर करेगा। ठीक है ना, तो छोटे से छोटे चेंज को भी ये क्या कर सकता है, आपका इजीली मेजर कर सकता है। अब यहां से एक सिंपल सी चीज देखो आप, K इज इक्वल टू क्या होता है आपका V/N, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और हमने यहां पर वही तो कैलकुलेट किया, ये हमारा K ही था ना, ये भी हमारा क्या था K। अब देखिए K जितना कम होगा उतना हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, सेंसिटिव होगा। K को कम होने के लिए किसको बढ़ना पड़ेगा, लेंथ को। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट की लेंथ को बढ़ा दूं, अगर मैं इस पोटेंशियोमीटर के वायर की लेंथ को बढ़ा दूं, तो इसकी सेंसिटिविटी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। तो सेंसिटिविटी को इंक्रीज करने का एक तरीका क्या होता है, इस पोटेंशियोमीटर की लेंथ को बढ़ा दिया जाए। इसीलिए जनरली हमारा जब पोटेंशियोमीटर हम देखते हैं मार्केट में, तो वो या तो 4 मीटर या फिर 10 मीटर की रेंज में अवेलेबल होता है। 10 मीटर वाला ज्यादा सेंसिटिव होता है, लेबोरेटरी में आप जनरली 4 मीटर वाला यहाँ पर देखने वाले। तो जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा क्या होगा, यहाँ पर सेंसिटिविटी होगा। एक और तरीका होता है सेंसिटिविटी को बढ़ाने का, लेकिन उसका आंसर मैं नहीं दूंगा आपको, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि वो तरीका क्या होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, बट बनता है, इतना तो बनता है, सीखना है कुछ तो वेट तो करना पड़ेगा। और आप यहाँ तक आए, इसका मतलब डेफिनेटली आप सीखना चाह रहे हैं चीजों को। तो यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। जय हिंद, जय भारत।